हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आने वाले एग्जाम की जोर शोर से तैयारी में संलग्न होंगे। तो आपको विदित है दोस्तों, 12 फरवरी को आपका फिर से री एग्जाम होना है पटवारी लेखपाल का। और इस पेपर से पहले जो एक पहले पेपर हुआ था जनवरी माह में, उससे पहले हमने ये टेस्ट सीरीज शुरू की थी आप लोगों के लिए, जिसमें हम फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहे थे आपको। जिसमें आयोग के पैटर्न के हिसाब से पूरे 100 प्रश्न होते थे, जिसमें 20 नंबर की हिंदी, 40 नंबर का जीएस जी के करंट अफेयर और 40 नंबर का उत्तराखंड जी के आपको दिया जाता था। तो अब देखिए, पेपर में आपके कुछ चुनिंदा दिन ही बच गए हैं, तो फिर से ये सीरीज मैंने आपके लिए कंटिन्यू किया है दोस्तों। इसमें हम देखेंगे फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट, जो कि पूरा सिलेबस कवर करता है पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य एग्जाम्स का। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये सभी प्रैक्टिस सेट है। जो नए लोग आज चैनल पे आए उनको बोलना चाहूंगा, ये 42 भाग तक प्रैक्टिस सेट आप जरूर देखें। ग्रुप सी वाली जो प्लेलिस्ट है फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट की, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आने वाले री एग्जाम, जैसे कि वीडियो वीपीडियो का री एग्जाम होना है और अन्य सचिवालय रक्षक आदि का भी री एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी बहुत बेहतरीन और महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। तो इसको आप जरूर देखना, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करना आप। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसमें। आज है देखिए ग्रुप सी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट 43। जैसा कि हमने पूरे टेस्टों में भी किया दोस्तों, जो हमारे मॉडल पेपर होते हैं यूट्यूब वाले, उसमें मैं आपको रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं करवाता। रीजन एक ही है कि रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी समय लगता है और इतना टाइम यहाँ पे एंगेज करना ठीक नहीं है। उसकी जगह मैं करंट अफेयर और सामान्य दिन के एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, जिनको भी मेरी वॉइस आ रही है सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, नमस्ते। थोड़ा आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और जितने भी टेस्ट और जो संबंधित चीज़ें आपको मिल रही है यूट्यूब पर, उनको आप फॉलो जरूर करना। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस की टेस्ट सीरीज है क्या यूट्यूब पर, तो उन लोगों को बता दो भैया, इसके लिए भी हमारी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है। यूके जी के टेस्ट सीरीज 140 प्लस पार्ट हो चुके हैं, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज 120 प्लस पार्ट हो चुके हैं, सामान्य अध्ययन टेस्ट सीरीज 102 प्लस पार्ट हो चुके हैं। तो अलग अलग हैं, आप देख लेना उनको, उनसे भी बहुत आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए अब शुरू करेंगे आज यूकेपीएससी पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड आदि हेतु समूह ग मॉडल पेपर 43। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। तो पहले हिंदी के 20 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इसमें, उसके बाद फिर हम जीएस और उत्तराखंड को देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, थोड़ा सेशन को आप लोग शेयर कर देना और साथ ही मैं बोलूंगा दोस्तों, अगर किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कि कोई त्रुटि है या कोई भी गलती है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ताकि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें मैं उसका करेक्शन कर पाऊँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज मॉडल पेपर 43 का। जो शब्द वाक्यांश, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए, वाक्यांशों, वाक्य और शब्दों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर है समुच्चय बोधक। चलिए आगे बढ़ेंगे, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो हिंदी में देखिए, अपभ्रंश, इसका जो वाल्मीकि कहा जाता है वो कहा जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति सूचक अर्थ में कौन सा कारक प्रयोग होता है? ठीक है, तो जो उत्पत्ति सूचक होता है दोस्तों, इसमें हमारा करण कारक का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, उत्पत्ति सूचक में करण कारक प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए विकल्पों में आपने बताना है तत्सम शब्द कौन सा है। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं इसमें, तो ऑप्शन ए जो है यौवन शब्द, ये आपका तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है? देखिए, वर्तमान काल के भेद होते हैं, भूतकाल के भेद होते हैं, ठीक है, भविष्य काल के भी भेद होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आसन्न भूत बोला जा रहा है। आसन्न भूत में ये होता है कि आपका कार्य समाप्ति को एकदम से निकटता से दिखाया जाता है इसमें। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें कि आसन्न भूत यानी कि मैंने आम खाया है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। और मैंने आम खाया है जो हो जाएगा, ये आसन्न भूत हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है पूर्व एग्जाम्स में। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले हमको उपयोग या उल्लेख प्राप्त होता है जय भट्टी के शिलालेख में। ठीक है, ये गुजरात में प्राप्त हुआ दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जय भट्टी का शिलालेख। इनमें से कंठ तालव्य स्वर कौन कौन से हैं? ठीक है, तो बताना है आपने दिए गए विकल्पों में कंठ तालव्य स्वर कौन सा है। तो जो विकल्प है दोस्तों, इसके हिसाब से कंठ तालव्य स्वर हो जाएंगे ए और आई। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ए और आई। इनमें से कौन सा एक फारसी शब्द नहीं है? देखिए, नहीं है पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जब भी नहीं है और है वाला क्वेश्चन बनता है तो इसमें आप गलती करते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन एक गलत हो सकता है। तो दिए गए विकल्पों में देखिए, तनख्वाह, पैमाना, मलिदाई, ये सभी फारसी शब्द हैं।
इस्तीफा जो है भैया ये अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। इस्तीफा, इस्तीफा अरबी भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर प्रयुक्त होने वाला चिन्ह कौन सा होता है? तो देखिए कोई भी सेंटेंस हम जब खत्म करते हैं, तो सेंटेंस जैसे मैंने बोलूँ राम ने ये किया, तो सेंटेंस खत्म होने के बाद हम ऐसे एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं 4 ग्राम या पूर्ण विराम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, पूर्ण विराम कहा जाता है इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है। तो देखिए उपमा अलंकार के तत्व हम अलंकार वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं दोस्तों, और दिए गए शब्दों में अगर ध्यान से देखें तो उपमा अलंकार का नहीं होगा इसमें। राइट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का जातक शब्द, ठीक है। जातक शब्द कोई भी तत्व नहीं होता। उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, ये सभी उपमा अलंकार के तत्व होते हैं, जबकि जातक शब्द कोई भी तत्व नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा युग्म असत्य है? तो बताइए एक युग्म इसमें से असत्य है, ये बताना है आपने कौन सा असत्य है। एक तरफ आपका शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ उनका लिंग दिया हुआ है, एक गलत है इसमें। तो समूह पुलिंग सही है, भीड़ स्त्रीलिंग होता है सही है, सभा जो होता है पुलिंग ये गलत हो जाएगा भाई। टोली जो है स्त्रीलिंग सही है, ठीक है। सभा अच्छी थी या अच्छा था? सभा अच्छी थी बोलते हैं हम, अच्छी सभा थी। सभा बुरी थी, अच्छी थी, अच्छी बुरी, इकारांत आ रहा है तो सभा क्या हो जाएगा? सभा भी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, पुलिंग नहीं होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है त्याज्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो प्रत्यय आपको मैंने बार बार बताया, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और अर्थ बदलते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। त्याज्य में जो प्रत्यय है दोस्तों वो हो जाएगा, देखिए त्याज धन य, त्याज्य, ठीक है। तो यानी कि य प्रत्यय हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस वर्ष दूरदर्शन पर मनोहर श्याम जोशी कृत धारावाहिक हम लोग शुरू हुआ था? देखिए हम लोग जो धारावाहिक था इसकी पटकथा लिखी थी मनोहर श्याम जोशी ने, और ये स्टार्ट हुआ था दूरदर्शन पे 1984 में, ऑप्शन है। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो देखिए अन्य पुरुष जो एक वचन सर्वनाम है इसका संप्रदान कारक का बहुवचन रूप हो जाएगा इसमें दिए गए विकल्पों में उन्हें, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, उन्हें होगा इसमें। निम्न में से छायावाद के 4 स्तंभों में एक कवि कौन से हैं? तो बताना है इनमें से केवल एक कवि है जिनको छायावाद के 4 स्तंभों में रखा जाता है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद तो नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं है, गजानन माधव मुक्तिबोध भी नहीं है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ठीक है। छायावाद के जो 4 स्तंभ दोस्तों वो है आपके जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा, ठीक है। तो आप याद रखना ये हैं 4 स्तंभ। आगे बढ़ेंगे। इनमें से मुंशी प्रेमचंद की कहानी नहीं है, देखिए फिर से नहीं है पूछ रहा है, तो बताना है आपने कौन सी नहीं है। तो बूढ़ी काकी है, पूछ की रात है, दूध का दाम भी है भाई। प्यास और पत्थर जो है ये मुंशी की कहानी नहीं है, ये आपकी शैलेश मटियानी ने लिखी है, ठीक है। किसने लिखी है? शैलेश मटियानी जी की रचना है प्यास और पत्थर। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से मिस्र वाक्य कौन सा है? तो मिस्र वाक्य बताने दिए गए विकल्पों में कौन सा हो जाएगा? तो देखिए वाक्यों के भेद आपको पता होना चाहिए, 3 प्रकार के वाक्यों के भेद होते हैं रचना के आधार पे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में आपको एक उपवाक्य दिखेगा पूर्ण वाक्य पे, या 2 उपवाक्यों से भी बना हो सकता है, ठीक है। यही पहचान होती है इसके। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी, ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। उसके पास जो कुछ था वह खो गया, ठीक है, यानी कि उसके पास जो कुछ भी था वह खो गया। तो इसमें देखिए आपका एक ये हो रहा है, एक उपवाक्य हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, यह किसका कथन है? तो किसने बोला था ये कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डॉक्टर नगेंद्र का स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कामायनी को दोस्तों आपका महाकाव्य कहा जाता है और इसके रचयिता थे जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। किसने रचना की? जयशंकर प्रसाद। कई बार क्वेश्चन बनता है कामायनी से। अगला क्वेश्चन है देखिए उकार बहुला बोली इनमें से कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी बोली में उकार बहुला शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो उकार बहुला मानी जाती है दिए गए विकल्पों में अवधि बोली, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, अवधि। लास्ट क्वेश्चन है देखिए हिंदी का। हिंदी फॉन्ट में बारीक टेक्स्ट में कौन सा फॉन्ट उपयोग होता है? तो देखिए फॉन्ट और से संबंधित वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पर हाल में ही दी थी, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। हिंदी फॉन्ट वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट टाइम किसी पेपर में बना था हिंदी फॉन्ट से क्वेश्चन, आई थिंक उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल में बनाया था यूकेपीएससी ने, तो आने वाले एग्जाम्स में भी बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखें आप। तो हिंदी फॉन्ट में बारीक टेक्स्ट में यहाँ पर जो फॉन्ट यूज होता है इसका नाम है उत्साह फॉन्ट, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, उत्साह। तो ये तो हो गए भाई हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट। अब बढ़ेंगे जीएस के क्वेश्चनों की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या होता है?
तो देखिए भारत में जो वित्त आयोग है इसका गठन आर्टिकल 280 में है। वित्त आयोग का सिंपली काम होता है, सिंपल सब भाषा में समझाओ, केंद्र और राज्य के मध्य कर का वितरण करना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्व वितरण, ऑप्शन ए सही है इसमें। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण करना। 2022 में भारत का पहला संपूर्ण सौर ऊर्जा वाला गांव कौन सा बना है? तो देखिए बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था ये गुजरात का मोढेरा गांव, जो कि संपूर्ण 100% सोलर एनर्जी पे चलने वाला गांव बन गया है। तो इंपॉर्टेंट है ये, बहुत आने वाले एग्जाम्स के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, देखना मोढेरा गांव। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो जगन्नाथ का जो मंदिर है दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर ओडिशा, इसको बनाने वाला जो शासक था वो था अवंती वर्मन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवंती वर्मन। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य अधिकतम घने वनों से आच्छादित है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो वनों का क्षेत्रफल है या सबसे ज्यादा घने वनों से आच्छादित जो राज्य है वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा एक लक्षण भारतीय गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है ना, ये गणतंत्र के संविधान का संघीय लक्षण नहीं हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। बाकी लिखित संविधान तो है भाई, शक्तियों का विभाजन है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। ठीक है, भारत में एक सदनात्मक व्यवस्था नहीं है, द्विसदनात्मक है, ध्यान रखेंगे। लास्ट टाइम यहाँ से भी क्वेश्चन बना था। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? देखिए न्यूनतम मजदूरी मतलब मिनिमम वेजेस जो एक्ट होता है ना, इसमें जैसे कि आजकल की जो रेट होंगे क्या होंगे मजदूरों के लिए, न्यूनतम स्किल्ड के लिए, अनस्किल्ड के लिए, और जो हमारा सेमी स्किल्ड होता है, तो इस तरीके से ये दरें बनाई जाती हैं। और न्यूनतम मजदूरी जो अधिनियम आया था, मिनिमम वेज एक्ट, ये आपका सबसे पहले पारित हुआ था 1948 में। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1948। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए भाई। राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लिए 35 साल न्यूनतम आयु है। ठीक है, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या सांसद बनने के लिए 25 साल, लोकसभा और विधानसभा का। हालांकि जो हमारा राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद बनने की उम्र और विधान परिषद का सदस्य बनने की उम्र 30-30 साल है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। और ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम 21 साल होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा पर्वत श्रेणी भारत के दक्षिणी तथा उत्तरी भागों को अलग करता है? तो भारत के दक्षिण और उत्तरी भाग को अलग करने वाली पर्वत श्रेणी का नाम है भाई विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, विंध्य पर्वत श्रेणी। अगला देखिए, विंध्याचल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, निम्न में से कौन सा स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो जैन गुफाओं के लिए, स्पेशली जैन गुफाओं के लिए। हाँ वैसे अजंता एलोरा में भी बौद्ध गुफा, बौद्धों के संबंधित साक्ष्य हैं, जैनों की भी है, बट स्पेशली जैन गुफाओं के लिए जो प्रसिद्ध स्थल हो जाएगा दिए गए विकल्पों में वो हो जाएगा खंडगिरी। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। किस वर्ष शाह आलम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई? तो बंगाल की दीवानी दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम ने 1765 में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, लंदन में या इंग्लैंड में। कभी कभी क्वेश्चन बनता है जब लंदन में या इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उसमें भारत का राजा कौन था? तो उसमें भारत का राजा अकबर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। 1600 चल रहा है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस वायसराय ने कृषि विभाग की स्थापना की थी? तो कृषि विभाग को स्थापित करने वाला जो वायसराय था वो था लॉर्ड मेयो। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, मेयो। सार्वजनिक मामलों के सूचकांक 2022 में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? देखिए 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से सामाजिक यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस में पहला स्थान प्राप्त किया जिस राज्य ने, उसका नाम है हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन 20 में राइट आंसर है हरियाणा राज्य। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से लोकसभा अध्यक्ष का कार्य क्या होता है? तो लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका कार्य बताना है इनमें से। वर्तमान में जो लोकसभा के स्पीकर है इनका नाम है ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला, ध्यान रखेंगे। और लोकसभा स्पीकर जो होता है दोस्तों, ये केवल लोकसभा का स्थगन करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, लोकसभा का स्थगन करना। अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या होता है? तो जो सदाबहार वन होते हैं इनका दूसरा नाम होता है दोस्तों, हमेशा सदाबहार रहते तो उष्ण कटिबंधीय वन होंगे पक्का। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वन। तो कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन कौन सा है, तो वो भी यही होता है। सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन जो होते हैं वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, जैसे कि अमेजन फॉरेस्ट, वहां पर बहुत ज्यादा हॉट स्पॉट देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ज्योग्राफी का। 17वां प्रवासी दिवस 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 17वां प्रवासी दिवस जो हमारा मनाया गया, एनआरआई डे,
ये आपका 9 जनवरी को आयोजित हुआ था इंदौर में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इंदौर मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एम एस वर्ड के रूलर में नहीं होता है, तो इनमें से कौन सा एम एस वर्ड के रूलर में नहीं होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सेंटर इंटेंड। ठीक है, तो सेंटर इंटेंड नहीं होता रूलर में, ऑप्शन डी। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति जो है ना, वो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। और राज्यसभा और लोकसभा की जो संयुक्त बैठक होती है, राज्यसभा लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। ठीक है, ये भी हम पढ़ते हैं ना। वो बैठ सकता है, लेकिन वोटिंग का अधिकार नहीं होता है उसी को, किसी के बिल पे भी या किसी भी चीज के लिए वो वोट नहीं कर सकता। लेकिन राष्ट्रपति अधिवेशन बुला सकता है, और ये आर्टिकल है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। प्राचीन भारतीय कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट स्टैब्लिश की गई थी ये अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, अवनींद्र नाथ टैगोर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन कब स्थापित हुआ था? तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक जो हमारा कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेबल हुआ था दोस्तों। राइट आंसर इसका 1989 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, 1989। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, ध्यान रखिएगा, 1989। अगला देखिए, इनमें से सुमेलित नहीं है, तो एक इसमें गलत है, एक युग्म वो बताना है। भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ अवार्ड, सही है। भारत का सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार पद्म विभूषण, गलत है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार परमवीर चक्र, सही है। भारत सरकार का सर्वोच्च सिने पुरस्कार दादा साहब फाल्के, सही है। देखिए, भारत सरकार का सर्वोच्च असैन्य पुरस्कार जो होता है दोस्तों, वो होता है भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है दोस्तों। उसके बाद आता है पद्म विभूषण दूसरे नंबर पे। ठीक है, तो ऑप्शन 20 में सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि प्रधानमंत्री। ऐसे अगर स्टेट लेवल पे पूछा जाता है कि राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है? तो धन का जो संकेंद्रण है दोस्तों, ये आपका उल्लंघन करता है किसका? कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धन का संकेंद्रण किस प्रावधान का उल्लंघन करता है? तो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना का उल्लंघन करता है, और जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है? देखिए, संसद का जो भी अधिनियम होता है ना, उसको बोलते हैं विधेयक। बोलते हैं ना, आज संसद में ये विधेयक पारित हो गया, आज यहाँ पे ये विधेयक पारित हो गया, इसको विधेयक को वापस लौटाया गया। तो संसद के जो भी अधिनियम एक्ट होते हैं उनको विधेयक कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए, आईसीआर के द्वारा इसको आयोजित किया गया दोस्तों, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन। और इसका वेन्यू था नई दिल्ली, ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा विश्वास रूपम 369 फीट किस राज्य में स्थापित की गई? तो देखिए, हाल में चर्चा में थी काफी ये, जो हमारी ऊंची शिव प्रतिमा है विश्वास रूपम, और ये राजस्थान में स्थापित की गई। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर इसका, राजस्थान। अगला देखिए, अक्टूबर 2022 में अमेरिकी मुद्रा पर फीचर होने वाली पहली एशियाई अमेरिकी महिला कौन बनी? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकी मुद्रा पर, मतलब अमेरिकी मुद्रा है, यानी कि अमेरिका के जो कॉइन है, मुद्रा है, उस पर फोटो लगी इनकी, और ये महिला बनी दोस्तों अन्ना मे वोंग। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, अन्ना मे वोंग। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो भारत में दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला देखिए, लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके बाद कास्टिंग वोट डालने का अधिकार होता है? तो कास्टिंग वोट डाल सकता है भैया स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। मान लीजिए, देखिए, लोकसभा में कोई विधेयक लाया गया, ठीक है, उस विधेयक में मान लीजिए उसके पक्ष में 100 वोट पड़े और उसके विपक्ष में भी 100 वोट पड़े। अब यहाँ पर एक वोट होता है स्पीकर के पास, जिसको कास्टिंग वोट कहा जाता है। अब ये इसके विवेक पर आधारित करता है कि ये किसको देगा। ठीक है, यहाँ देगा तो ये अमान्य हो जाएगा विधेयक, यहाँ देगा तो मान्य हो जाएगा लोकसभा में। ठीक है, तो स्पीकर का वोट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, कास्टिंग वोट इसको बोला जाता है।
इनमें से कौन सा देश भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा बनाता है? न्यूनतम पूछ रहा है भैया। तो भारत के साथ न्यूनतम स्थलीय सीमा वाला जो देश है वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान, ठीक है। और इसी की जगह क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के साथ अधिकतम सीमा कौन सा देश साझा करता है? तो मैक्सिमम बॉर्डर हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। एम एस डॉस में कौन सी कमांड की स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टरी डिस्प्ले करती है? तो कौन सी कमांड की स्ट्रक्चर में फाइल लिस्ट सहित डायरेक्टरी डिस्प्ले करेगी? तो ये कमांड होती है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ट्री और ऑब्लिक एफ जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ट्री एफ वाला याद रखना, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, शक्तिकांत दास। नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? तो भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क जिसको दक्षेस भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। दक्षेस की स्थापना हुई थी भैया सबसे पहले ढाका में 1985 में, 1985, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हालांकि सार्क दक्षेस का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा काठमांडू नेपाल में, ठीक है, काठमांडू में, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022 में जारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की जो स्थिति थी काफी दयनीय थी, और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग थी वो तो 150, ऑप्शन ए राइट आंसर इसमें 150। सही है भाई वैसे देखा जाए, बिकॉज देखते हैं आप मीडिया का क्या हाल है अभी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब था कि भारतीय जो प्रेस थे उसमें उन पर डायरेक्टली प्रतिबंध लगाना, ठीक है, थोड़ा भी अगर ब्रिटिश विरोधी खबर है तो सीधे प्रतिबंध लगाना, जब्त कर लेना उनको। और ये कह रहा था सबसे पहले लॉर्ड लिटन ने भारत के प्रेसों पर बहुत ज़्यादा हार्ड वो दिखाया, मतलब सेंसरशिप दिखाई, बहुत ज़्यादा एक्ट लगाए, और बहुत से न्यूज पेपर को उसमें बंद किया गया, ठीक है। उसके बाद चार्ल्स मैटकॉब आता है जिसको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा। यही क्वेश्चन बनता है ना। तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन था? तो लिटन हो जाता है। और समाचार पत्रों को मुक्ति देने वाला, भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो मैटकॉफ को कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बड़े बनते हैं बार बार, तो याद रखिएगा इसको। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बॉक्साइट सबसे ज्यादा देखिए उत्पादक पूछ रहा है, तो ओडिशा होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन बी। ओडिशा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ेंगे। भारत की जीडीपी में वर्तमान में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो वर्तमान में देखते हैं, अगर भारत की जो जीडीपी है इसमें सबसे ज्यादा योगदान देता है दोस्तों तृतीय क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर कहा जाता है। और द्वितीय क्षेत्र को दोस्तों आपका विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा अभी जीडीपी में योगदान है तृतीय क्षेत्र का भारत की। मूल्य वर्धित कर आरोपित किया जाता है। तो जो मूल्य वर्धित कर होता है, जैसे वैट था, ठीक है, वैल्यू एडिशनल टैक्स बोलते थे उसको। तो ये जो मूल्य वर्धित कर आरोपित होता है दोस्तों, ये हमेशा कैसे चलता है आगे? या उत्पादन और अंतिम बिक्री के मध्य प्रत्येक चरण पर होता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। उत्पादन से लेकर अंतिम बिक्री के मध्य जो भी चरण होंगे, जैसे मैंने उत्पादित किया, मैंने होलसेल वाले को दे दिया, किसी वेंडर को दे दिया, वेंडर ने फिर छोटे दुकान वाले को दिया, फिर उसने और छोटे को दिया, तो हर चरण में ये लगता था वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स होता है, मैंने एडिशनल बोला, माफ कीजिएगा। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको कहा जाता था। तो यही चीज़ आज जीएसटी में भी होती है, आपने देखा होगा दोस्तों, काफ़ी चार टाइप के तभी जीएसटी लगते हैं, आपने देखा होगा। सबसे पहले होता है एसजीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी लगता है। उसके बाद आपका आईजीएसटी होता है, ठीक है, सीजीएसटी होता है, एंड यूटीजीएसटी होता है, यूजीएसटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चार टाइप के जीएसटी के यहाँ पे प्रकार होते हैं, और इसमें 5 दरें रखी गई हैं जीएसटी में, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। जीएसटी से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, 5 दरें हैं जीएसटी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो जल मेट्रो परियोजना शुरू करने वाला पहला शहर बना भारत का कोच्चि, ठीक है, कोच्चि या कोचीन, केरल, वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है,
जनवरी 2022 में किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर ही कृत्रिम चंद्रमा बनाया? तो देखिए, धरती पर कृत्रिम चंद्रमा और कृत्रिम सूर्य दोनों बनाने का श्रेय है चाइना के पास। भाई, चाइना ने सूर्य भी बनाया था पहले, और चाइना ने ही चंद्रमा भी बना दिया आर्टिफिशियल। अब लगाइए चाइना जो है कितने आगे है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे समाप्त होते हैं जीएस के क्वेश्चन। अब हम उत्तराखंड के क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान क्या था? 2011 के हिसाब से पूछ रहा है। तो उस समय देश में हमारी जनसंख्या के हिसाब से 20वां स्थान था। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए इचारी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो इचारी बांध की लोकेशन आपको देखने को मिलेगी दोस्तों टोन्स नदी पर, ऑप्शन बी। ठीक है, टोन्स पर है इचारी बांध। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में ब्रह्मपुर राज्य का विस्तार कहाँ पर था? तो ब्रह्मपुर राज्य को माना जाता है हरिद्वार के आसपास का जो एरिया था उसी को ब्रह्मपुर राज्य मेंशन किया गया है प्राचीन काल में, ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिद्वार के आसपास। अगला क्वेश्चन है, देखिए 9 सितंबर 2022 को मनाए गए हिमालय दिवस की थीम क्या थी? देखिए 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस उत्तराखंड राज्य में, और इस बार की जो थीम थी 2022 वाली हिमालय दिवस की, वो थी हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ये थी इस बार की थीम। अगला देखिए, राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित लेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त होता है? तो राजकुमारी ईश्वरा से संबंधित लेख हमको मिलता है देहरादून से। ठीक है, कालसी के आसपास से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अल्मोड़ा नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा नगर पालिका कब स्थापित हुई थी बताइए। एक ऑप्शन गायब हो गया, चलिए मैं एक ऑप्शन डाल देता हूँ इसमें। 1840, 1840। बताइए अब अल्मोड़ा नगर पालिका कब स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर है इसका दोस्तों, अल्मोड़ा में जो नगर पालिका बनी वो 1864 में बनी थी। ठीक है, 1864 में, 1864 में बनी अल्मोड़ा नगर पालिका। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्वी धौलीगंगा परियोजना किस जनपद से संबंधित है? तो पूर्वी धौलीगंगा परियोजना दोस्तों आपको देखने को मिलेगी पूर्वी धौलीगंगा पर धारचूला नामक प्लेस से कुछ ऊपर, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार की स्थापना कब हुई थी? तो यूकेपीएससी की स्थापना पूछा जा रहा है इसमें। यूकेपीएससी स्थापित हुआ था दोस्तों 2001 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2001। तुम मुझे तोड़ सकते हो मोड़ नहीं सकते, यह प्रसिद्ध नारा उत्तराखंड के किस क्रांतिकारी ने दिया था? अब ये तो भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारे अमर शहीद श्रीदेव सुमन का स्टेटमेंट था। ठीक है, तुम मुझे तोड़ सकते हो लेकिन मोड़ नहीं सकते, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, श्रीदेव सुमन जी। अगला क्वेश्चन है, 1929 में महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर स्वराज मंदिर का उद्घाटन किया था? तो स्वराज मंदिर का उद्घाटन महात्मा जी ने कहाँ पर किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया था इन्होंने बागेश्वर में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बागेश्वर में। और यहीं पर बागेश्वर में मुलाकात होती है गांधी जी की, किससे? चंद्र सिंह गढ़वाली जी से। ठीक है, मैंने इसको कई बार आपको बताया। चंद्र सिंह गढ़वाली उसमें हैट पहन के गए थे। गांधी जी ने बोला कि आपको हैट नहीं खादी पहनना चाहिए। ठीक है, तो चंद्र सिंह ने वहाँ पे एक तंज भी कसा था। बोला जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली ने ये बोला कि जब ये बुड्ढा अपने हाथ से मुझे टोपी देगा तब मैं पहनूंगा इसको। ठीक है, मैं तो केवल बुड्ढे के हाथ से टोपी पहनूंगा। फिर बोला जाता है कि गांधी जी ने स्वयं ही चंद्रशेखर गढ़वाली को वो खादी की टोपी पहनाई, और तब से चंद्र सिंह गढ़वाली ने अगले ही साल 1930 में जब पोस्टिंग आई थी पेशावर में, आप जानते ही हैं, पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया, उत्तराखंड का नाम रोशन किया, जब उन्होंने निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार किया था, जिसको हम पेशावर कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक साल बाद की बात है। और उसके बाद चंद्र सिंह भंडारी जो थे वो गढ़वाली नाम से फेमस हो गए पूरे गढ़वाल में, पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में। निम्न में से कुली बेगार का अस्थायी हल हेतु प्रायोगिक प्रयास कौन सा था? ठीक है, तो देखिए कुली बेगार के अस्थायी हल के लिए जो पहला, यहाँ पर पहला नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रायोगिक प्रयास कौन सा था या थे। तो खच्चर सेना की स्थापना भी थी, कुली एजेंसी की स्थापना भी थी, ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाईज कंपनी लिमिटेड की स्थापना भी थी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। कुली बेगार का अस्थायी हल निकालने के लिए समय समय पर ये सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई, हालांकि ये सभी व्यवस्थाएं फेल हो गई थी जब तक कुली बेगार का ही अंत ना हुआ। उत्तराखंड में कौल पद्म क्या है? तो देखिए कौल पद्म आपका ब्रह्म कमल को कहा जाता है। ठीक है, ब्रह्म कमल का ही एक नाम है कौल पद्म, एक पुष्प हो जाएगा, ऑप्शन डी। उत्तराखंड के किस भौगोलिक क्षेत्र में नदियां अंतर्वाहिनी हो जाती हैं? अंतर्वाहिनी का मतलब होता है अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड होते हैं ज्यादातर नदियां दोस्तों भाबर क्षेत्र में, क्योंकि भाबर का जो निर्माण हुआ है ना, वो मोटे मोटे निक्षेपों से हुआ है, मोटे कंकड़ बालू आदि से। तो भाबर में नदियां ज्यादातर क्या होता है कि अंडरग्राउंड हो जाती है, पानी रिस जाता है।
राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं दोस्तों, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65, जो भी पहले हो, ठीक है। 5 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष, जो भी क्राइटेरिया पहले होगा, ध्यान रखना है मुख्य सूचना आयुक्त का। टनकपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? टनकपुर का जो प्राचीन नाम था वो था ग्रास्टिनगंज। ध्यान रखेंगे, ग्रास्टिनगंज था। टनकपुर के आसपास ही स्थित थी उस समय फेमस ब्रह्मदेव मंडी। ये भी याद रखना, कभी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रह्मदेव मंडी कहाँ पर थी। टनकपुर के आसपास थी ये। और टनकपुर की स्थापना होती है 1880 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1880 में। इनमें से सुमेलित नहीं है। तो बताना है आपको, देखिए एक तरफ आंदोलन दिए गए, एक तरफ उनसे संबंधित प्लेस दिया गया है। तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? उफरे खाल पौड़ी से पानी राखो आंदोलन शुरू हुआ था, सही है भाई। रेवनी चमोली से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, सही है। भिलंगना घाटी टिहरी से रक्षा सूत्र आंदोलन शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है दोस्तों। घाट उत्तरकाशी से डूंगी पैंतोली आंदोलन शुरू हुआ था, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है, डूंगी पैंतोली आंदोलन। डूंगी पैंतोली आंदोलन का संबंध दोस्तों चमोली डिस्ट्रिक्ट से, ना कि उत्तरकाशी से। ये चमोली में घटित हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर कौन सी घाटी है? देखिए घाटी पूछ रहा है, कौन सी घाटी हो जाएगी? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा मांझी वन फूल घाटी, ठीक है, ऑप्शन सी है। मांझी वन फूल घाटी स्थित है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर। ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 बागची बुग्याल किस जनपद में स्थित है? तो देखिए बागची बुग्याल को मिला था ट्रैक ऑफ द ईयर 2022, एंड बागची बुग्याल आपको देखने को मिलेगा चमोली जनपद में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायतों का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? उत्तराखंड क्या लगभग लगभग संपूर्ण देश में जहां पे भी पंचायती राज है, पंचायतों का कार्यकाल लगभग लगभग 5 साल ही है, ठीक है, पूरा 5 साल है मतलब। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, तीनों का हमारे राज्य में 5 साल कार्यकाल होता है। और किसी स्थिति में अगर मान ली कोई मेंबर एक्सपायर कर गया, कुछ हो गया या हटाया गया, तो पंचायतों का भी सेम सीन है, कम से कम 6 माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है, उपचुनाव वगैरह। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो राज्य के जो मुख्य न्यायमूर्ति थे प्रथम, वो पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का, न्यायमूर्ति अशोक अभेंद्र देसाई जी थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, न्यायमूर्ति ए देसाई, यानी कि अशोक अभेंद्र देसाई। अगला क्वेश्चन है, देखिए उत्तराखंड कैबिनेट में मुख्यमंत्री रहित कुल मंत्री संख्या कितनी है? तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया, उत्तराखंड कैबिनेट में मुख्यमंत्री रहित, रहित पूछ रहे हैं, ये सहित नहीं। यहीं पे कंफ्यूज हो जाते कई बच्चे, देखो अगर सहित पूछता तो टोटल हो जाता कितना, 12। अब मुख्यमंत्री रहित पूछ रहा है तो हो जाएगा 11, ऑप्शन सी। खा गए कच्चा, एक क्वेश्चन यहीं पे आपका 1 नंबर ऐसे ही गलत हो सकता है। एग्जामिनर ये तो ट्रिक लगाते हैं जो भी एक्सपर्ट होते हैं, क्वेश्चन को जानबूझकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं ताकि आप लोग उसमें कंफ्यूज करो, ठीक है, नहीं तो पेपर तो इजी बन जाएगा। तो देखिए उत्तराखंड में जो होता है कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित पूछेगा तो 12 होते हैं टोटल मंत्री, मुख्यमंत्री रहित पूछेगा तो 11। आप सभी को पता है संविधान में ये व्यवस्था हुई है कि प्रत्येक राज्य में या भारत में टोटल टोटल जो हमारा जो आकार है विधानसभा का या लोकसभा का, उसके टोटल मेंबरों की संख्या का 15% से अधिक मंत्री संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि जैसे उत्तराखंड में 70 विधायक हैं, 70 सीटों में निर्वाचन होता है, तो इसका 15% मान लो आप, देखो 15 सत्ते 105, ठीक है, लगभग 11 हो रहे हैं, ठीक है, 11 मंत्री और प्लस एक मुख्यमंत्री, 12 का यहाँ पे रखा गया साइज इसलिए। उत्तराखंड राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट कब पारित हुआ था? तो देखिए राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन एक्ट उत्तराखंड में ये पारित हुआ था 2005 में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, 2005। अगला क्वेश्चन है, देखिए त्रिजुगी नारायण मंदिर में किसका विवाह संपन्न हुआ था? त्रिजुगी नारायण मंदिर जो है दोस्तों, ये सबसे पहले तो आप जान लो ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। त्रिजुगी नारायण मंदिर जो है ये आपका समर्पित है लक्ष्मी और विष्णु को। कई लोग इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, देखिए मंदिर में जो प्रतिमाएं हैं ना वो लक्ष्मी और विष्णु की हैं, त्रिजुगी नारायण, क्योंकि नारायण शब्द जुड़ा है भाई, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। यहाँ पर विवाह हुआ था शिव और पार्वती का, कुछ लोग शिव पार्वती का ही मंदिर मानते हैं इसको, नहीं, यहाँ पर केवल शिव पार्वती की शादी हुई थी, उनका वेडिंग डेस्टिनेशन था ये। और ये पूरा मंदिर समर्पित है लक्ष्मी और विष्णु भगवान जी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में। गोरखा शासक सर्वाधिक संपन्न थे, तो गोरखा जो शासक थे किसमें संपन्न थे, सर्वाधिक पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझना है।
तो सर्वाधिक संपन्न थे सैन्य व्यवस्था में, ठीक है, सैन्य व्यवस्था थी इनकी बहुत तगड़ी। और सैन्य व्यवस्था में भी मैंने आपको बताया दोस्तों, इनके पास झाकचा और ढाकचा नामक सेना थी, ठीक है। तो वो क्या थी आपने पढ़ा होगा, पढ़ लेना आप लोग, गोरखा शासन काल में हमने बताया है। तो सैन्य व्यवस्था बहुत मजबूत थी इनके, इसी पराक्रम को देखते तभी तो अंग्रेजों ने भी गोरखा रेजिमेंट बनाई। यही तो रीजन था गोरखाओं को सेना में भर्ती करने की, ट्रीटी हुई थी उसमें, नेपाल जो संगोली संधि होते, संगोली में यही तो बोला गया कि गोरखा सिपाहियों को भर्ती किया जाएगा। तो गोरखा रेजिमेंट की स्थापना इसीलिए की गई क्योंकि गोरखा जो थे बहुत बेहतरीन लड़ाके थे, सैन्य व्यवस्था इनकी बहुत स्ट्रांग थी। अगला क्वेश्चन है, रुड़की में निम्न में से कौन सा संस्थान स्थित नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। तो रुड़की में देखिए आपका सिंचाई अनुसंधान संस्थान तो है भैया, ठीक है। इंडस्ट्रियल टेक्सोलॉजिकल रिसर्च सेंटर भी है, बिल्कुल सही है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्राविधिक शिक्षा परिषद है वहाँ पे, ठीक है, यूबीटीआर जिसको हम बोलते हैं, निदेशालय नहीं है वहाँ पे। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी भी है भाई। तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, सी वाला नहीं होगा, ठीक है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय नहीं है वहाँ पे। इसमें देखिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय अलग चीज़ है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जो है हमारे राज्य में, ये श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कहाँ पर है? श्रीनगर पौड़ी में, ठीक है। और वहीं पे क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि प्राविधिक शिक्षा परिषद बनता, तो फिर ये रुड़की में स्थित है। फिर से देखिए छोटा सा मार्जिन था क्वेश्चन में। अगला देखिए, 25 मार्च 2006 को निम्न में से किस संस्था को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला? तो दिए गए विकल्पों में बताइए किसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 2006 में। तो राइट आंसर इसका पतंजलि योगपीठ, ऑप्शन 20 का सही उत्तर है पतंजलि योगपीठ। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या था? तो शिवालिक जो रेंज थी दोस्तों, इसका प्राचीन नाम बोला जाता है मैनाक पर्वत, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पर्वतीय विकास निगम पूछा जा रहा है। देखिए थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कई बार। एक तो हो गया हमारा पर्वतीय राज्य परिषद, हिल स्टेट काउंसिल, कई बार क्वेश्चन बनता है। पर्वतीय विकास निगम अलग चीज है, ठीक है। ये सबसे पहले स्टेबल हुई थी 1971 में, 1971 इसमें राइट आंसर है, ऑप्शन ए। पटवारी को किस वर्ष नागरिक पुलिस की शक्तियां दी गई थी? देखिए आपका पटवारी का ही पेपर है, आपको पता होना चाहिए। पटवारी जो था ना, सबसे पहले पटवारी पद का सृजन किसने किया? तो सबसे पहले पटवारी पद का सृजन तो किया था विलियम ट्रेल ने। लेकिन उसमें पटवारी का जो काम था ना, वो केवल और केवल रेवेन्यू कलेक्ट करना था, भूमि कर वगैरह, ठीक है, रेवेन्यू से संबंधित था वो। रेवेन्यू इंस्पेक्टर उसमें उसको नहीं कहा जाता था, उसमें उसका नाम ही पटवारी था। और ये ट्रेल ने करा था सबसे पहले पटवारियों की नियुक्ति, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 1874 में, 1874 में विलियम ट्रेल माफ कीजिएगा, कमिश्नर हेनरी रैमजे ने एक बताया, मैं सोचा कि पर्वतीय क्षेत्र के लोग जो है बहुत सीधे साधे भोले भाले हैं, ज्यादा क्राइम रेट तो है नहीं वहां पे। तो क्यों ना यार पर्वतीय क्षेत्रों में हम खाली थाने वाने बनाएंगे, एक्स्ट्रा हमारा खर्चा वगैरह होगा और उतनी ज़्यादा सैलरी भी देनी पड़ेगी पुलिस वालों को। क्यों ना ऐसा किया जाए, इन्हीं पटवारियों को अब पुलिस की शक्तियां भी दे देते हैं हम, ठीक है। तो हेनरी रैमजे ने ही पटवारियों को पुलिस शक्तियां प्रदान की। और तब से 1874 से ही पटवारी शब्द को बदला गया। पटवारी का एक और नाम हो गया राजस्व उपनिरीक्षक, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर। और ये वर्ष था 1874। तो ये है क्वेश्चन, अब आप समझ गए होंगे। सबसे पहले पटवारी पद का सृजन करने वाला व्यक्ति पूछेगा तो विलियम ट्रेल। और क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले राजस्व पुलिस व्यवस्था को लागू करने वाला कमिश्नर कौन था? तो फिर आंसर हो जाएगा हेनरी रैमजे। दोनों क्वेश्चनों में अंतर को समझिएगा, ठीक है। जोगिन 01 चोटी राज्य में कहाँ स्थित है? तो जोगिन 01 चोटी जो है ये राज्य में स्थित है दोस्तों, उत्तरकाशी में, ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। राज्य में नई खेल नीति मंजूर की गई है। तो देखिए राज्य में नई खेल नीति मंजूर की गई थी नवंबर 2021 में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, नवंबर 2021 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजय पाल ने श्रीनगर को अपनी राजधानी कब बनाया था? ठीक है, तो राइट आंसर बताइए। देखिए पंवार शासकों की अगर हम हिस्ट्री देखते हैं दोस्तों, पंवार शासकों की जो पहली राजधानी थी वो थी चांदपुरगढ़ चमोली। इसके बाद राजधानी आती है देवलगढ़ में, ठीक है, इसके बाद राजधानी आती है श्रीनगर में, ठीक है। और इसके बाद उत्तरवर्ती पंवार शासकों की राजधानी चली जाती है टिहरी में। तो ये क्रम था, इनका ध्यान रखिएगा। राजधानियों का क्रम बताइए पंवार शासकों के हिसाब से, कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो चांदपुरगढ़, उसके बाद देवलगढ़, श्रीनगर और टिहरी, ठीक है। तो ये इनके राजधानियों का क्रम रहा था। और अजय पाल ने श्रीनगर को राजधानी बनाया था आपका 1517 में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1517। अजय पाल को गढ़वाल का एकीकरण करने के लिए
गढ़वाल के पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, आदिनाथ भी कहा जाता है, बिस्मार्क भी कहा जाता है इसको। गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण इसी ने किया था। गढ़वाल का जनजीवन पुस्तक के लेखक कौन है? तो गढ़वाल का जो जनजीवन नामक पुस्तक लिखी है, इसके राइटर हैं दोस्तों शिव प्रसाद नैथानी जी। ऑप्शन ए राइट आंसर है, नैथानी जी। नेक्स्ट देखिए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरला बहन, जिनका नाम था ओरिजिनल कैथरीन हेलीमन, मूलतः किस देश की थी? तो कैथरीन हेलीमन दोस्तों, जिसको सरला बहन भी कहा जाता है, ये मूलतः आपकी कहाँ से थी? इंग्लैंड से, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड से। उत्तराखंड राज्य के हिमनदों को सर्वाधिक खतरा किससे है? तो देखिए, राज्य के जो भी ग्लेशियर है, हिमनद है दोस्तों, इन सभी को सबसे ज्यादा खतरा है दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ग्रीन हाउस गैसों से सबसे ज्यादा खतरा है। अगर ग्रीन हाउस गैसें बढ़ेंगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे बहुत स्पीड से दोस्तों, तो सबसे ज्यादा खतरा इसी से है। और इसका सॉल्यूशन है पेड़ लगाना। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? तो हिमालय बचाओ देश बचाओ ये नारा दिया था प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जी ने, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा जी को दोस्तों पर्यावरण गांधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, पर्यावरण गांधी किसे कहा जाता है? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य में प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश में गंगा नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो देखिए, गंगा जो है हमारी गौमुख से निकलती है भागीरथी के नाम से। देवप्रयाग में सास बहू का मिलन होता है, फिर गंगा यहाँ पे नाम अस्तित्व में आता है। उसके बाद उत्तराखंड के हरिद्वार आदि क्षेत्रों में प्रवाहित होने के बाद गंगा प्रवेश करती है दोस्तों बिजनौर में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में सबसे पहले प्रवेश करती है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पंडित नेहरू ने राज्य के किस स्वतंत्रता सेनानी को असहयोग का वीर सैनिक कहा था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो नेहरू जी ने देखिए राज्य के स्वतंत्रता सेनानी को असहयोग का वीर सैनिक कहा, वो थे कौन? विक्टर मोहन जोशी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी ने दोस्तों एक पत्र का प्रकाशन भी किया था, ठीक है, स्वाधीन प्रजा। ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। विक्टर मोहन जोशी ही संपादक थे इसके। स्वाधीन प्रजा 1930 में ही पब्लिश हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। भू आकृतिक दृष्टि से उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो देखिए, उत्तराखंड की है भाई, ठीक है, उत्तराखंड का ही अगर मैप है तो ये उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा है यहाँ पे, ठीक है। ये पूर्वी सीमा है। पूर्वी सीमा में तो काली नदी हमारा नेचुरल बॉर्डर बनाती है भारत नेपाल के बीच में, ठीक है। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया उत्तराखंड का। तो अब यहाँ पे पूछ रहे थे कि पश्चिमी सीमा, तो पश्चिमी सीमा पे बहुत सिंपल है यार। पश्चिमी सीमा में हमारी नदी है टोंस नदी, ठीक है। तो यहाँ पे टोंस नदी सीमा बनाती है उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय किस जनपद में स्थित है? तो उद्यान निदेशालय जो है दोस्तों, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी राइट आंसर इसमें, ठीक है। अल्मोड़ा में स्थित है हमारा उत्तराखंड का उद्यान निदेशालय, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। उद्यान निदेशालय कहाँ पे है? अल्मोड़ा में है। तो दोस्तों ये था आज ग्रुप सी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भाग 43। और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कोई त्रुटि थी, कोई भी गलती थी, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लाइव चैट में पता नहीं चल पाता, खत्म होने के बाद वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट पार्ट में मैं उसका करेक्शन कर पाऊँ। और दोस्तों जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा, अपने जीवन में यार कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, ठीक है। बाकी आप जब भी किसी खूबसूरत प्लेस पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने घर के आसपास भी स्वच्छता का ध्यान रखें, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी आपको मिलेंगे दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।